हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा है जिसका मालिक रामू है। वो पिछले 15 सालों से इस ढाबे को चला रहा है। उसका एक बेटा प्रकाश है जो इंजीनियर बनने का सपना देखता है। एक शाम भारी बारिश के बीच रामू अपने खाली ढाबे पर अकेला बैठा है। आज तो बारिश की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है आज का दिन खाली जाएगा। तभी बारिश में भीगता हुआ एक फौजी अपनी जीप से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ता है। भाई साहब, क्या ढाबा खुला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए अंदर आइए। जी लगता है आप फौज से हैं। हाँ भाई, छुट्टी पर जा रहा हूँ, घर पर पंजाब। जी सर, आपका स्वागत है। बताइए क्या खाएंगे? क्या खास है आपके यहाँ? सर, हमारी दाल मखनी और बटर रोटी बहुत मशहूर है, चाहे तो वही मंगवा लीजिए। मेजर सिंह खाना ऑर्डर कर देते हैं और ढाबे के अंदर बैठ जाते हैं। तभी रामू का बेटा प्रकाश स्कूल से लौटता है। वो भी बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। अरे बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। देखो, आज हमारे ढाबे पर विशेष मेहमान आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता मैं फौजी हूँ? सर, आपकी वर्दी नहीं है, फिर भी आपकी चाल, आपका अंदाज सब बता रहा है मेरा सपना भी फौज में जाने का है। शाबाश, देश को ऐसे ही जज्बे वाले जवानों की जरूरत है। रामू अपने बेटे की इस बात पर थोड़ा उदास हो जाता है। मेजर सिंह ये देख लेते हैं। क्या हुआ भाई, आप उदास लग रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। बस प्रकाश पढ़ने में तेज है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसे अच्छे कॉलेज में भेज सके। इसी बीच रामू का खाना तैयार हो जाता है और वो मेजर सिंह के सामने परोसता है। लीजिए सर, दाल मखनी और बटर रोटी, साथ में प्याज और अचार भी रख दिया है। वाह भाई साहब, क्या स्वाद है! इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं खाया। इसी बीच बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकती है और रमेश अपने गुंडों के साथ अंदर आता है। अरे रामू, तेरा किराया 3 महीने से नहीं मिला है, आज तो पैसा देकर ही रहेगा ना? अरे रमेश भाई, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, आजकल ग्राहक कम आ रहे हैं, मैं जल्द ही सारा पैसा चुका दूंगा। अरे हर बार यही बहाना, या तो अभी 20,000 रुपए दे या फिर कल से ये ढाबा बंद कर दे। मेजर सिंह ये सब देख रहे होते हैं और खाना छोड़कर उठ खड़े होते हैं। क्या समस्या है भाई साहब? आप कौन? और ये हमारा निजी मामला है। हाँ, मैं मेजर गुरमीत सिंह, भारतीय सेना से। और जब किसी भारतीय नागरिक पर अत्याचार होता है तो वो निजी मामला नहीं रहता। अच्छा जी, तो आप फौजी हैं। वर्दी कहाँ है आपकी? अरे भाई, सबूत क्या है? मेजर सिंह अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। देखिए सर, ये मेरी जमीन है और ये 3 महीने से किराया नहीं दे रहा है। क्या ये सच है भाई? हाँ सर, पिछले कुछ महीनों से ग्राहक कम आ रहे हैं। प्रकाश की कॉलेज फीस का इंतजाम करने के चक्कर में किराया जमा नहीं कर पाया। कितना बकाया है इनका? 20,000 रुपए। ये लीजिए 20,000, और अगली बार से किराया वक्त पर लेना, धमकी देकर नहीं, समझे? रमेश और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। रामू मेजर सिंह के पैर छूने जाता है। अरे सर, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? अरे नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो आप? उठो उठो, मैंने कुछ खास नहीं किया है, वही किया जो मुझे सही लगा इस समय। तभी प्रकाश आंखों में आंसू लिए मेजर से अपना सपना बताता है। सर, मैं भी इंजीनियरिंग करना चाहता हूं और फिर फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूं। वाह, यह तो बहुत ही गर्व की बात है। मेजर सिंह कुछ सोचते हैं और फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। हाँ विमल, सुन, मैं हाईवे पर एक ढाबे पर हूं, तुझे एक जरूरी काम बताना है, जल्दी आ। थोड़ी देर बाद एक और फौजी विमल ढाबे पर आ जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। विमल, ये प्रकाश है, बहुत होनहार लड़का है, हमारे फौजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। बिल्कुल सर, हमारे पास वीर सपूत छात्रवृत्ति योजना है जो मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सहायता देती है। रामू और प्रकाश दोनों हैरान रह जाते हैं। सर, क्या ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, हमारी सेना सिर्फ सीमाओं की ही रक्षा नहीं करती बल्कि देश के भविष्य को भी सुरक्षित करती है। इसी बीच रामू की पत्नी लता भी आ जाती है और सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है।
आप तो भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। अब मुझे निकलना चाहिए, घर पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। सर आपके लेकिन 20,000 रुपए। अरे आराम से देते रहना, कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने बाद प्रकाश को सेना की स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। रामू का ढाबा भी अब फौजी का ढाबा के नाम से मशहूर हो जाता है, जहां हर रोज कई लोग खाना खाने आते हैं। एक दिन एक बड़ी मिलिट्री गाड़ी ढाबे के सामने रुकती है और मेजर सिंह के साथ कई सैनिक बाहर आते हैं। अरे मेजर साहब आप। हाँ भाई रामू, इस बार अपने साथियों को तुम्हारा फेमस खाना खिलाने आया हूं। वैसे फौजी का ढाबा नाम बदला कब से? हाँ, सर जब से आपने मेरी मदद की है तब से ढाबा फौजी भाइयों के नाम कर दिया और अब तो हमारे यहाँ फौजियों के लिए खाना हमेशा मुफ्त है। अरे यही तो हमारे देश की ताकत है। वैसे प्रकाश कैसा है? सर वो कॉलेज में टॉप कर रहा है। उसने कहा है कि जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी सेना में भर्ती होगा। मेजर सिंह और उनके साथी खाना खाते हैं और गांव के लोगों से बातें करते हैं। जाते वक्त मेजर सिंह रामू से कहते हैं, रामू भाई, ये जो हमने आपके यहाँ खाना खाया, ये सिर्फ खाना नहीं था। ये उस प्यार और सम्मान का प्रतीक है जो आम नागरिक अपने सैनिकों के लिए रखते हैं, और इसी प्यार के लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। सर हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। देशभक्ति कोई कर्ज नहीं है, फर्ज है रामू भाई, और इस फर्ज को निभाने में हम सब साथी हैं, चाहे वर्दी में या बिना वर्दी में। और इस तरह एक गरीब के ढाबे पर फौजी के आने से न सिर्फ एक परिवार की किस्मत बदल गई, बल्कि पूरे गांव को देशभक्ति और एकता का संदेश मिला। आज फौजी का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि फौज और आम नागरिकों के बीच प्यार और सम्मान का प्रतीक बन गया है, जहां हर कोई इस बात को महसूस करता है कि असली वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति किए गए छोटे छोटे फर्ज निभाने में भी होती है। एक गांव में नंदकिशोर नामक एक गरीब आदमी अपनी बेटी विद्या संग रहता है। कई सालों पहले नंदकिशोर की बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से नंदकिशोर ने विद्या को अकेले ही संभाला। विद्या कॉलेज में पढ़ती है, वहीं नंदकिशोर हाथ गाड़ी चलाता है और उसी के जरिए पैसे कमाता और अपने जवान बेटी का पेट पालता है। बस बस यही रोक दो नंदकिशोर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई साहब, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी और एक नेक इंसान हो नंदकिशोर। तुम्हारी हाथ गाड़ी पर सवारी करके काफी अच्छा लगा और ढेरों बातें भी हुई। मिलेंगे फिर कभी। हाँ जी जी जरूर भाई साहब, बिल्कुल मिलेंगे। उस दिन नंदकिशोर काफी थक चुका था, क्योंकि उसने रोज के मुताबिक उस दिन कुछ ज्यादा ही सवारी कर ली थी। इसीलिए शाम के 5 बजते ही वो जंगल में आधे रास्ते तक चलकर ही हाथ गाड़ी रोक लेता है और एक पेड़ की छाया में आराम करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक शेर आता है और उस शेर की दहाड़ से नंदकिशोर की आंख खुल जाती है और लपक कर उठकर वो बैठ जाता है। शेर बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो शेर नंदकिशोर पर हमला करता है और वहीं नंदकिशोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बहुत अकेली पड़ जाती है। ये क्या हो गया? पहले ही मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, अब मेरे बाबूजी भी मुझसे दूर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। विद्या रो रही होती है, तभी वहां पर उसका घर मालिक आकर विद्या को घर खाली करने को कहता है। विद्या के पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी घर खाली ही करना पड़ता है। उसके बाद उसकी पड़ोसन रोमिला और उसकी बेटी सोनी दोनों विद्या को अपने घर में ले लेते हैं। विद्या, तुम्हें उदास या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ विद्या, तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। आखिर तुम पड़ोसी थोड़ी हो, तुम तो हमारी अपनी ही हो। धन्यवाद रोमिला काकी। धन्यवाद सोनी। बाद में जब खाना बनाने का समय आता है, तभी रोमिला और सोनी नाटक करने लगते हैं। अरे मेरी कमर, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है मेरी कमर, न जाने क्या हुआ है। अब खाना कौन बनाएगा माँ?
घर के सारे काम कौन करेगा माँ? डॉक्टर ने तो मुझे ये सब करने से मना किया है ना, मेरे पीठ का दर्द है ना, उसी वजह से। राम जाने बेटी। ओह, आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और बाकी के सारे काम भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं विद्या बेटी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे रोमिला काकी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, और सोनी अपनी बड़ी बहन, तो अपनों की मदद करने में कैसे दिक्कत। विद्या उस दिन बढ़िया से खाना बनाती है और साथ ही घर के बाकी सारे काम भी करती है। लेकिन उस दिन से अब वो रोज ही सारे काम करने लगती हैं और रोमिला और सोनी दोनों आराम फरमाने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ इस विद्या के बाप को चल बसा और इसे घर खाली करना पड़ा। हमें एक अच्छी खासी मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी तो मिल गई। क्या कमाल का खाना बनाती है ना ये। हाँ सोनी बेटी, वो बात तो है। चल अब शांत बैठ, अगर वो सुन लेगी ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दिन विद्या जब गांव में एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, तब वो उसमें जीत जाती है और उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं, जिसमें से 50,000 रुपए वो रोमिला और सोनी को देते हुए कहती है, रोमिला काकी, सोनी, आप दोनों ने मुझे रहने को छत दी, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इन सब के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अब कंपटीशन में जीते हुए बाकी पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगी और वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी और अकेली ही रहूंगी। क्या? लेकिन बेटी, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम ढाबा चलाते हुए भी यहाँ रह सकती हो, कोई मनाही थोड़े न की है हमने। हाँ विद्या, नहीं नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पैसे जुटाकर एक घर खरीदना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है मुझे, और इसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया करूँगी काकी। विद्या इतना कहकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रोमिला और सोनी उसे रोक भी नहीं पाते। विद्या अब किराए के घर में रहने लगती है और वो बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोलती है, जहाँ पर दिन रात खाना बनाकर वो बेचा करती। वाह वाह वाह, इतना लाजवाब और बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। आहा हा हा, मुझे थोड़ी और ये ग्रेवी दे दो और एक और रोटी दे दो। ये बटर वाली रोटी काफी स्वादिष्ट है, बाई गॉड। वाकई में मानना पड़ेगा, गांव में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन विद्या तुम्हारे ढाबे की बात ही कुछ और है। यहाँ के खाने का स्वाद ही एकदम अनोखा और मजेदार है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या अपने ढाबे के जरिए अब खूब तरक्की करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा गांव भर में तेजी से मशहूर हो जाता है। वो अब कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होती है। ये सब देखकर रोमिला और सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विद्या से काफी जलने लगते हैं। हमें ये 50,000 थमा गई और खुद रोजाना हजारों रुपए कमा रही है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। विद्या ने हमारे साथ गलत किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? उस अनाथ विद्या का ढाबा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो रहा है। उस ढाबे पर ही वार करेंगे अब हम। एक वो ढाबा ही है जिसके बलबूते विद्या अपना घर चला रही है। कॉलेज की फीस भी जो है वो भर पा रही है और बाकी के खर्चे पूरे कर पा रही है। लेकिन जब वो ढाबा ही नहीं रहेगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद विद्या खुद ना चाहते हुए भी वो ढाबा बंद करेगी और वो गांव वाले जो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं वो ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, जो भी होगा उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब तो हम उस विद्या को बर्बाद करके ही रहेंगे। रोमिला रात को चुपके से विद्या के ढाबे में जाती है और सारा खाना बनाने की सामग्री में जहरीला पाउडर मिला देती है। अब जब गांव वाले जहरीली सामग्री से बना जहरीला खाना खाएंगे तब उनकी मौत हो जाएगी और फिर मिलेगी विद्या को सजा। लेकिन इस दौरान वहां घर के बाहर सोनी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और वो काफी डर जाती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आज तो तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे छमक छल्लो। और ज्यादा चिल्ला मत, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
तभी वहां ढाबे से लौट रही विद्या ये सब देख लेती है और वो फौरन पत्थर उठाकर गुंडों को मारती है और वो गुंडे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद विद्या वहां पुलिस बुलाती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उतने में रोमिला भी वहां आ जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि विद्या ने सोनी की जान बचाई है, तभी रोमिला और सोनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे विद्या बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अभी तेरे ढाबे की सारी सामग्री में जहरीला पाउडर मिला कर आई हूँ और तूने यहाँ पर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो विद्या, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें प्रायश्चित करने का मौका दे दो, हमें माफ कर दो। आप दोनों ने जो किया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है, पर आइंदा से आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकी हैं। विद्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुधर जाती हैं और विद्या संग अच्छे से पेश आती हैं और साथ ही विद्या अगली सुबह सामग्री को अच्छी सामग्री से बदल देती है और ढाबे के जरिए खूब ज्यादा तरक्की करती है।